तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बिल्कुल नए चैप्टर पर हैं जिसका नाम होगा कर्व ट्रेसिंग। जरा सा बात को ध्यान से सुनते रहना शुरू कर इनिशियल लेक्चर्स। कर्व ट्रेसिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज जब तक मैथ का तुम लोग का साथ रहेगा तब तक इसका यूज होता रहेगा। जैसे कर्व ट्रेसिंग पर हम लोग अगर सीख लेते हैं कर्व ट्रेसिंग, तो कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड चैप्टर्स जो हम लोग को पढ़ना है वो है लेंथ, एरिया और सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। सरफेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ये तीन चैप्टर्स कनेक्टेड होंगे पूरी तरह से कर्व ट्रेसिंग पर। अगर कर्व ट्रेसिंग मेरा स्ट्रांग है तो एरिया तुरंत बन जाएगा, लेंथ तुरंत निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन भी तुरंत बन जाएगा। मान के चलो कि एरिया दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला कर्व ट्रेसिंग और दूसरा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर्व ट्रेस जो एरिया बनाएंगे, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसमें वालिस फार्मूला बहुत जबरदस्त यूज होगा जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं। कर्व ट्रेसिंग अगर सीख लेते हैं हम लोग तो लेंथ ऑफ द कर्व भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि तुमने एरिया में पढ़ा होगा, पहले एरिया ऑफ द हम लोग तरह तरह से एरिया लेंथ बनाते थे, एरिया वगैरह बनाते थे। जो कनेक्टिंग फिगर्स था उसका वो नोन फिगर्स था। नोन फिगर्स कहने का मतलब हो गया तुम्हारा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, लाइन, नोन कर्व्स था। यहां पर जो पढ़ेंगे हम लोग एरिया, वो अननोन कर्व्स पर पढ़ेंगे। अननोन कर्व्स मतलब जिसका फिगर हमें नहीं पता, उसी का फिगर हम लोग कर्व ट्रेसिंग से सीखते हैं। कर्व ट्रेसिंग में हम लोग अननोन कर्व को ट्रेस करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और वो रूल्स रेगुलेशन 4-5-6 पॉइंट है। वो पॉइंट को हम लोग मेमोरी में कर लेंगे। मेमोरी में करके कोई भी कर्व को, अलजेब्रिक कर्व को हम लोग ट्रेस कर पाएंगे। तो अलजेब्राइक कर्व को ट्रेस करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, तो उस सारे मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो कर्व ट्रेसिंग पढ़ना है वो हम लोग को दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पढ़ना है कार्टेशियन कर्व के लिए और दूसरा पढ़ना है पोलर कर्व के लिए। तो पोलर कर्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। कार्टेशियन कर्व भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग फोकस करेंगे कार्टेशियन कर्व पर। तो हम लोग स्टार्ट करें कर्व ट्रेसिंग और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन पर हम लोग बात करें। टाइटल हो जाएगा हम लोग का कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग हम लोग दो टाइप से देखेंगे। पहला देख रहे हैं हम लोग रूल्स फॉर ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व। रूल्स फॉर ट्रेसिंग of Cartesian curves। Cartesian curves, rule for tracing Cartesian curve। पहला आता है हम लोग का सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम लोग क्या क्या चीज जानते हैं बोलो तो बोलो प्रीति। अगर हम लोग बोले कि पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस है, y² बराबर 4ax, तो क्या बोलोगे? प्रीति, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि y² बराबर 4ax पैराबोला होता है ना? यस सर। लोग हल्का सा साइड में बना देते हैं। बोलो, ये पैराबोला y² बराबर 4ax का है। ये कौन से एक्सिस का सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? जितना एक्स एक्सिस के ऊपर फिगर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे फिगर है। एक्सिस के नीचे। ओके। यस। तो यहां से याद रखने के लिए एक रूल पढ़ ले कि अगर y का पावर इवन होगा तो यह सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस होगा। सच है? प्रभात,
Yes, sir. सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है ये? Yes, sir, है। क्यों है? जितना एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है उतना ही वो नीचे है। और एक्स एक्सिस पे सिमेट्री। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का बात करें तो ये फिगर ऐसे बनता है ना? यस सर। ये किसके सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस। ओके, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एग्जाम्पल के तौर पर है, और ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एकदम पक्का ना? यस सर। तो इसका मतलब ये समझें कि अगर y का इवन पावर, अच्छा एक और बात कर लेते हैं हम लोग सर्कल का। बोलो सर्कल किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करें कि कर्व अगर कंटेन करता है ओनली इवन पावर ऑफ y को तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। यस सर। तो पहला आ रहे हैं हम लोग सिमेट्री का पहला केस। इफ द कर्व contains only even power of y, then it is symmetrical about x axis। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख लेना। ओके, कभी नहीं भूलोगे क्योंकि पैराबोला का फिगर तुम्हें हमेशा याद है, और पैराबोला में तुम देख पा रहे हो कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। जैसा कि तुम और भी अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर तुम छोटा सा एक और फिगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पर होता है प्लस माइनस। देख पा रहे हो? तो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, याद नहीं रखना है, थोड़ा सा समझ के भी बात करना है। y का पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। देख रहे हो? y का पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, y के स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए यह सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है। याद रखने के लिए यह नियम है, लेकिन समझना है इसको ऐसे। इसी का दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट, इफ द कर्व कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ x, then it is symmetrical about y axis। याद रखने के लिए यहां पर ऐसे है, चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay कोई नहीं भूलता है। तीसरा, इफ द कर्व कंटेन्स even power of x and y both, even power of x and y both, then it is symmetrical about both axes। ओके, इसको समझने के लिए सर्कल का एग्जांपल समझ लेना। तो हम लोग अभी समझ रहे हैं सिमेट्री को। ये लंबा चौड़ा मेथड्स होता है, तो मेथड्स को हम लोग अच्छी तरह सीखेंगे। ये देख रहे हो, एरो बना दिया है समझने के लिए। यहां पर दिया हुआ y का कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा स्क्वायर इसका। नंबर 4 पे आते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग x and y, on interchanging x and y, equation of curve remains unchanged। Equation of curve remains unchanged
अगर x और y को इंटरचेंज किया जाए तो इक्वेशन ऑफ रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y बराबर x कहने का मतलब ऐसे करके फिगर बनेगा, यही लाइन y बराबर x है, मतलब जितना फिगर इसके इधर बनेगा उतना ही फिगर इधर बनेगा। इक्वेशन भी देख सकते हो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। इसमें x और y को अगर इंटरचेंज किया जाए तो इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। इसको आगे चल के हम लोग इसका कर्व को ट्रेस भी करेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3aXy। तो सिमेट्री का 4 रिजल्ट है, चारों रिजल्ट को दिमाग में रखना है बढ़िया से। ओके, मतलब जितना इस लाइन के इधर कर्व रहेगा उतना ही इधर रहेगा। यह है सिमेट्री वाला पार्ट। यह है हम लोग का सिमेट्री वाला पार्ट। ओके, हम लोग सिमेट्री से आगे निकलते हैं। हम लोग सिमेट्री से आगे निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो सिमेट्री सबको समझ में आ गया? नंदिता, नंदिता, यस सर। सिमेट्री समझ में आ गया? यस सर। सिमेट्री में 4 टाइप का है, चारों को दिमाग में रखना है बढ़िया से। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। नंबर 2, यहां पर सेकंड पार्ट, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट। कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन और नॉट। हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं कि कर्व पास कर रहा है कि नहीं ओरिजिन से। इसको देखने के लिए कर्व अगर 0 0 को सेटिस्फाई करता है तो कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से। इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व satisfy the origin that is 0 0. If the equation of curve satisfy the origin that is 0 0, then curve passes through the origin. Curve passes through the origin. Okay. Or if it is not, then curve doesn't passes through the origin. If it does not satisfy, then curve not passes through the origin. चलो हम लोग अगर देखते हैं, if curve passes through the origin, ध्यान से देखना, then we find tangent at origin. जरा प्रभात बताना, टेंजेंट एट ओरिजिन का क्या मतलब निकलता है? बोलो प्रभात, टेंजेंट एट ओरिजिन व्हाट डू यू मीन? A line that touches the curve at origin. तो एक हम लोग छोटा सा पैराबोला को देख लेते हैं। चलो बोलो, यहाँ पर टेंजेंट एट ओरिजिन कौन सा पार्ट है?
एक्स एक्सिस टेंजेंट है जी, सिर्फ वाई एक्सिस। सिर्फ वाई एक्सिस टेंजेंट है। ओके, तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax में तुम गौर से देखो कि वाई एक्सिस इज द टेंजेंट एट ऑरिजिन, वाई एक्सिस इज द टेंजेंट एट ऑरिजिन, और उसका इक्वेशन है x बराबर 0। ओके, तो कोई भी इस कर्व में तो हम लोग जान रहे थे कि टेंजेंट एट ऑरिजिन कैसे निकालेंगे, दिख भी रहा था कि y एक्सिस टेंजेंट एट ऑरिजिन है और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 है। तो टेंजेंट एट ऑरिजिन अननोन कर्व्स के लिए निकालने के लिए, टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालने के लिए, फॉर दिस we equate to 0 the lowest degree term, the lowest degree term। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को अगर हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं तो वो हमेशा देगा टेंजेंट एट ऑरिजिन। लेकिन अगर कर्व पास कर रहा है ऑरिजिन से, तब याद रखना है, अगर कर्व पास कर रहा है ऑरिजिन से तो टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालने के लिए इक्वेट करते हैं, इक्वेट टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस टेक द कर्व, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, लेट अस टेक द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो चलो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? प्रीति? यस सर। सर दोनों में तो सेम है ना डिग्री? कैसे सेम है यार, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कैसे सेम है? सर ay है तो उसका नहीं है। अच्छा, ए का डिग्री लेगी तुम, क्वेश्चन है जी सिर्फ वेरिएबल का डिग्री देखा जाता है। ओके, यस सर। तो लोएस्ट डिग्री टर्म 4ay बराबर 0 है, यही तुम्हारा लोएस्ट डिग्री टर्म है, लोएस्ट डिग्री टर्म। चूंकि 4a का वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, कॉल आ गया होगा, तुम 1 मिनट। मूव करते हम लोग आगे। ओके, तो चूंकि 4a नॉट इक्वल टू 0 है, 4a नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज y बराबर 0। यही तो तुम्हारा x एक्सिस है। अगर तुम इस पैराबोला को ट्रेस करते हो तो तुम देख पाओगे कौन सा टेंजेंट है नंदिता? नंदिता, कौन सा टेंजेंट है? सर एक्स एक्सिस। तो इतना देर में लगाओगे जी, टेंजेंट नहीं दिख रहा है, टच कर रहा है। बोले थे सर, आवाज नहीं। अच्छा चलो, एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट। तो याद रखने के लिए इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। कभी भी तुमको कोई भी अननोन कर्व का अगर टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालना हो तो उस टर्म के लोएस्ट डिग्री टर्म को हम लोग 0 कर देंगे, तो वो जो इक्वेशन मिलेगा वही टेंजेंट एट ऑरिजिन होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3axy। चलो बोलो, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? क्या ये कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से? कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन, कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन है, तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म देख रहे हो, लोएस्ट डिग्री टर्म कितना हो गया? 3axy बराबर 0। दिस इंप्लाइज, चूंकि 3a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दोनों टेंजेंट होगा ऑरिजिन पर। जब इसका फिगर ट्रेस करेंगे तो तुम देखना x एक्सिस और y एक्सिस दोनों टेंजेंट होगा इस कर्व पर। ओके,
तो लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो करके हम लोग टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला करते हैं। तो 2 पॉइंट मेरा क्लियर है। तीसरा पॉइंट चलेंगे हम लोग आगे। 2 पॉइंट में कोई दिक्कत? तो पॉइंट कैसे याद रखोगे? तो पॉइंट याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला सिमेट्री, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर कर्व पास कर रहा है ओरिजिन से तो। तीसरा बनाते हैं, ओके, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, 3 नंबर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्सिस कैसे निकालते हैं इसको आयुष? कैसे निकालते हैं? सर इसमें मतलब एक बार x को 0 लेते हैं और शायद y बराबर 0 एक बार इसका लेके लेते हैं, अल्टरनेट लेते हैं। बस वही है। तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्सिस, मान लेते हैं कोई x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। ये कहाँ x एक्सिस को कट करता है, कहाँ y एक्सिस को कट करता है। अगर पुट करते हैं y बराबर 0 तो x बराबर आता है -c/a। तो ये और पुटिंग अगर हम लोग करते हैं x बराबर 0 तो y बराबर आता है -c/b। इसका मतलब है कि ये जो कर्व को कट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है भाई? x को कट कर रहा है -c/a यहां पर, और y को कट कर रहा है यहां पर। ऐसे ये हो जाएगा 0 -c/a, नहीं -c/a और 0, और ये हो जाएगा 0 और -c/b। तो कर्व जो है ना, लाइन कट कर रहा है x एक्सिस को यहां पर और y एक्सिस को यहां पर। तो निकालने के लिए y बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर -c/a आएगा। यही चीज को बोल रहे थे। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड x एक्सिस, पुट y बराबर 0 in the equation of the curve. In the equation of curve, okay, and to know point of intersection of the curve with y-axis, of the curve with y-axis, put x बराबर 0 in the equation of the curve। तो ये बहुत ही आसान चीज है, भारी चीज नहीं है। 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। 4 नंबर बहुत ही खास होता है। फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व। फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व। ये बहुत अच्छा चीज है, समझने वाला चीज है। 4 नंबर पॉइंट, फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व। फॉर दिस solve the equation for y or x, whichever is convenient. Y or x, whichever is convenient. Whichever is convenient, जो भी तुम्हें इजी लगे उसी में सॉल्व करना है।
तो इसको जरा सा हम सॉल्व करके बताते हैं तुमको। चलो वाई स्क्वायर बराबर 4x, सॉल्व फॉर वाई। सॉल्व फॉर वाई का मतलब y को x के रूप में एक्सप्रेस कर सके। वी सॉल्व फॉर y दैट इज y इन टर्म्स ऑफ x। तो चलो y इन टर्म्स ऑफ x निकालने के लिए y बराबर √4ax। चलो थोड़ा सा पूछते हैं श्रेया। यस सर। पाराबोला का फिगर तुमको याद है ना? तो ये चीज कभी सोचे कि पाराबोला में फिगर इधर ही क्यों होता है, इधर क्यों नहीं होता है? पाराबोला का फिगर में इधर ही क्यों होता है, इधर क्यों नहीं होता है? सर उधर भी तो होता है। होता है तो इस इक्वेशन में नहीं ना होता है। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो यही इक्वेशन होगा ना, यही कर्व होगा ना। यस सर। तो इधर क्यों नहीं होता? तो कभी इस चीज पर ध्यान नहीं किया, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है। बता सकते हो? चलो प्रभात तुम बताओ। प्रभात। हाँ प्रभात। इधर अरे जिसको पूछ रहे हो वही माइक ऑन करो। हाँ बोलो प्रभात। हाँ सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में वाई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए x भी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस तरफ ग्राफ बनता है। तो अब हम लोग अच्छी तरह सीखते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो माइक बंद करो। तो y बराबर √4ax है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्व फॉर y। इसको बोलते हैं सॉल्व फॉर y, मतलब y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया सॉल्व फॉर y। अब तुम x का यहां पर निगेटिव वैल्यू लोगे, इफ x लेस देन 0, तो y क्या हो जाएगा? y इज इमेजिनरी हो जाएगा ना। y अगर तुम लेस देन 0 लेते हो तो यहां पर होता है नेगेटिव नेगेटिव, यहां पर होता है तुम्हारा यहां पर होता है माइनस प्लस, यहां पर होता है माइनस माइनस। तो x का नेगेटिव वैल्यू अगर तुम लेते हो तो y का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए, तभी ऑकर करेगा, नहीं तो y तो इमेजिनरी आ जा रहा है। y इज इमेजिनरी, हेंस इस केस में हम लोग देखते हैं कि कर्व डज नॉट ऑकर इन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। तो इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा जिस क्षेत्र में y इमेजिनरी होगा। दूसरा कर्व लेते हैं हम लोग, y स्क्वायर 2a माइनस एक्स बराबर एक्स क्यूब लेते हैं। तो यहां से सॉल्व फॉर y अगर करें, सॉल्व फॉर y, नाउ वी टेक सॉल्व फॉर y, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा y स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 2a माइनस एक्स। अब बोलो तुम कि कब कब इमेजिनरी आएगा? y बराबर आ जाएगा √x³ बाई 2a माइनस एक्स। बोलो तो श्रेया, इसको हम लोग सॉल्व फॉर y बोलेंगे कि सॉल्व फॉर x बोलेंगे? श्रेया सर इसके लिए सॉल्व फॉर y है ना, y को x के रूप में लिखे हैं तो सॉल्व फॉर y है ये। अगर x इधर रहता तो सॉल्व फॉर x बोलते। ओके, तो चलो तुम लोग बताओ कि y कब कब इमेजिनरी होगा?
y कब कब इमेजनरी हो जाएगा? x नेगेटिव होगा। चलो पहला केस ले लेते हैं, इफ x लेस देन 0 देन y इज इमेजनरी, बल्कि y टेंड्स टू इंफिनिटी लिख देते हैं, y टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इस तरफ कर्व लाई नहीं करेगा x लेस देन 0 में। और कब होगा सर? y टेंड्स टू इंफिनिटी कैसे होगा? अच्छा इमेजनरी आएगा, सॉरी y टेंड्स टू इमेजनरी। हाँ चलो आगे बोलो, और कब आएगा? जब x 2a से बड़ा होगा, मतलब x ग्रेटर देन 2a, if x greater than 2a then y is again imaginary, y tends to imaginary, y tends to imaginary मतलब ऐसा ऐसा सेक्शन तुम्हें चूज करना है जिस क्षेत्र में कर्व लाई ना करे, तो हम लोग बोल दें सर ये इमेजिनरी वाला एक बार बताइए ना। जरूर जरूर जरूर। क्या बोलना चाहती हो? बोलो x का अगर 2a से बड़ा लोगी तो रूट के अंदर निगेटिव आने से क्या होता है? इमेजिनरी होता है ना। यस सर। रूट के अंदर में निगेटिव लाना है तुमको, ऐसा समझो। तो रूट के अंदर में निगेटिव कब कब आ सकता है? जब x माइनस में ले तब, और x 2a से बड़ा ले तब। ओके यस सर। तो तुम्हें वो पार्ट को चूज करना है जिस क्षेत्र में y इमेजिनरी हो जाए, मतलब उस पार्ट में कर्व ऑकर नहीं करेगा। तो सो नो पार्ट ऑफ द कर्व, no part of the curve is either in the left of the origin or in the right of x बराबर 2a, बराबर x बराबर 2a। तो चलो मतलब ये बोलना चाहता है कि इस केस में कर्व no part of the curve either on the left of the origin, left of the origin मतलब x less than 0 आया, left of the origin मतलब x less than 0 आया, less than 0 पर y becomes imaginary, और x अगर a से 2a से बड़ा हो उसी को बोलेंगे हम लोग in the right of x equal to 2a, right equal to x बराबर 2a लेने पर तुम्हें नहीं मिलेगा कोई भी कर्व, मतलब y becomes इमेजिनरी हो जाएगा उस केस में। ओके उसके बाद 5 नंबर पॉइंट आता है एसिम्पटोट्स के बारे में। एसिम्पटोट्स जो कि तुम लोग को हम पढ़ाए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ highest power of y, we get asymptotes
asymptotes parallel to y-axis, okay, or and equating to zero, the coefficient of highest power of x, we get asymptotes parallel to x axis. याद है ना एसिम्पटोट्स का कंसेप्ट? श्रेया, एसिम्पटोट का कंसेप्ट याद है? बहुत बार तुम लोग बोलवाए हैं, याद है? यस सर। क्या होता है एसिम्पटोट्स? सर उस सबसे उसपे लार्जेस्ट पावर जो रहता है। भुला गए हो? एसिम्पटोट्स एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व के पैरेलल चलता है, लेकिन कर्व को कट करता है 2 पॉइंट पर, इंफिनिटी पर। याद है ना? एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स द कर्व इन 2 पॉइंट्स एट इनफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एसिम्पटोट यहाँ पर पैरेलल एसिम्पटोट चाहिए। तो अगर एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई को इक्वेट करेंगे। सिमिलरली एक्स के लिए करेंगे। इफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इज कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट, then there is no asymptotes parallel to y-axis। अगर वो कांस्टेंट आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि कोई भी एसिम्पटोट ऐसा नहीं है जो पैरेलल टू y-axis है, कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू y-axis का नहीं मिलेगा। सिमिलरली फॉर द x-axis, ओके। कोफिशिएंट, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हम लोग बोल देते हैं कि कोई भी एसिम्पटोट नहीं मिलेगा पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, तो हम लोग पूरा रेडी है बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है कस्प और नोड के बारे में बात। लास्ट पॉइंट, कस्प एंड नोड। कस्प क्या होता है और नोड क्या होता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ tangents at the origin is double tangent which is coincident, which is real and different। अगर डबल टेंजेंट मिलता है, टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर वो रियल और डिफरेंट हो, देन नोड इज फॉर्म्ड। और नोड जो बनता है एक लूप टाइप का बनता है, ऐसे। ये हो गया नोड। ओके, ये हो गया नोड। अगर टेंजेंट रियल और डिफरेंट मिलता है तो नोड मिलेगा। एंड if the tangent are coincident, then origin is a cusp। कस्प का मतलब इस तरह से बनता है। ये देखो कस्प, एक ही टेंजेंट है जो इस पर भी है, इस पर भी है, देख पा रहे हो। इसको बोलेंगे हम लोग कस्प। तो नोड और कस्प का कंसेप्ट, अगर टेंजेंट कोइंसिडेंट टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट तो हो लेकिन ओवरलैपिंग टेंजेंट हो।
एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, तुम देख रहे हो यही टेंजेंट इस कर्व के लिए भी है, यही टेंजेंट इसके लिए भी है, कॉमन टेंजेंट जिसको बोलेंगे, तो उस केस में कर्व बनेगा। और टेंजेंट अगर रियल और डिफरेंट होगा तो उस केस में नोड बनेगा। तो नोड 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किया है। हम लोग कर्व ट्रेसिंग के लिए भूमिका बना चुके हैं। ये हम लोग कार्टेशियन कर्व के लिए बात कर रहे हैं। तो एक एक करके 6 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सिमेट्री, दूसरा पॉइंट है टेंजेंट कर्व पास कर रहा है, कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। और कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं। तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिसेस विथ कर्व, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिसेस। चौथा पॉइंट सॉल्व फॉर द रीजन, मतलब किस पार्ट में कर्व नहीं बनेगा, एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए वाई का वैल्यू इमेजिनरी आ जाए, या वाई का ऐसा वैल्यू जिसके लिए एक्स का वैल्यू इमेजिनरी आ जाए। चौथा पॉइंट एसिम्पटोट्स, तुम देख रहे हो एसिम्पटोट्स 5वां पॉइंट है। और छठा पॉइंट है कर्व्स पर नोड। ये समझ में आया प्रभात, कर्व्स पर नोड। सर इक्वेशन ऑफ कर्व से बताइए ना, कर्व्स पर नोड समझ में नहीं। ये तुम इतना ही जानो अभी, ये तो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। नोड एक लूप टाइप का होता है, लूप, ओके। और इसमें जो है टेंजेंट अगर रियल और डिफरेंट रहेगा तो नोड बनाएंगे इस टाइप का, और टेंजेंट रियल और कोइंसिडेंट रहेगा मतलब ओवरलैपिंग टेंजेंट, उस केस में कर्व बनेगा। इस पर जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, कर्व को हम लोग ट्रेस करेंगे जब अगले क्लास में, तब हम लोग इस पर विशेष बातें करेंगे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो 6 पॉइंट्स को दिमाग में रख के, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में रखना, और उसके बाद अगले क्लास में बैठना कि हम लोग डायरेक्ट कर्व ट्रेसिंग सीख सकें। तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय।